download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप घर पर सेफ होंगे। कोरोना का पीरियड शुरू है, लेकिन हमारी सुपर एक्सलेंस एकेडमी अभी भी रुकी नहीं है। एक के बाद एक हम बहुत सारे फिजिक्स के लेक्चर आपके लिए लेके आ रहे हैं। मेरा नाम है ऋषभ खंडेलवाल और आज से हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो भी ऐसा ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोस्तों, फिजिक्स में हम अलग अलग फेनोमेना स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले आपने ऑसिलेशन सीखा, प्रोजेक्टाइल मोशन सीखा, ग्रेविटेशन कैसे वर्क करता है ये सीखा, बराबर है कि नहीं। उसके साथ में आपने सीखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है, ये सब चीज़ें सीखते सीखते आज हम एक नई जर्नी भी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव मैकेनिक्स। अब क्या है ये वेव मैकेनिक्स, क्यों सीखना है ये वेव मैकेनिक्स। कोई भी चीज़ सीखनी है तो वो चीज़ सीखने के पहले एक क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है व्हाई। बराबर है कि नहीं, हमें ये चीज़ क्यों करनी है। तो इस सवाल का जवाब हमें निकोला टेस्ला के इस कोटेशन से मिलता है। इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अब ये एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस ये क्या है। दे आर नथिंग बट एट्रीब्यूट्स ऑफ द वेव्स। इसका मतलब आज से हम जो टॉपिक शुरू करने जाने वाले हैं वो टॉपिक अगर आपने सीख लिया तो आप भी यूनिवर्स के ऐसे ही कुछ अनसुलझे रहस्य खोज पाओगे और उन्हें समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेव मैकेनिक्स। और वेव मैकेनिक्स का सबसे पहला चैप्टर होगा साउंड्स। दोस्तों, आपका 11th का जो 8th चैप्टर है उसका नाम है साउंड। अब ये साउंड क्या है, अगर हम फिजिक्स में देखे जाए तो हम बोलते हैं साउंड इज नथिंग बट अ प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका मतलब जो भी हम सुनते हैं वो क्या होती है, एक प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका मतलब अगर हमें साउंड को समझना है तो हमें वेव को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होती है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव, इट इज अ स्टेट ऑफ disturbance in which energy flows from one point to another point at a finite speed without actual flow of the matter। अब इसमें तीन चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस, दूसरी है फ्लो ऑफ एनर्जी और तीसरा है फ्लो ऑफ मैटर। तो चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अब स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस का नॉर्मल लैंग्वेज में मीनिंग क्या होता है। स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस यानी ऐसी अवस्था जिसमें हलचल पैदा हो या हलचल क्रिएट हो। अगर आप सपोज कोई तालाब में घूमने गए, है ना, तालाब के किनारे अगर आप घूमने गए और आपने एक पत्थर तालाब में दे मारा तो उससे क्या होगा, तालाब में लहरें क्रिएट होगी या जो पानी पहले नॉर्मल था या स्थिर था उसमें क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। इसे ही हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस। बट वेव क्या सिर्फ स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस है, नहीं। वेव ऐसा स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस है जिसमें एनर्जी फ्लो होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी फ्लो होती है, लेकिन एक्चुअली जो मैटर होता है या जो पदार्थ होता है वो फ्लो नहीं होता। तो चलिए दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। वही एग्जांपल, अगर मैं तालाब में अगर घूमने जाऊं और मैंने क्या किया, एक स्टोन जो है वो स्टोन इस तरह से तालाब के सेंटर में फेंक दिया तो उससे क्या होगा, उससे इस तरह की लहरें तैयार होगी। बराबर है। अब अगर मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया और कागज का टुकड़ा इस बी पॉइंट पे रख दिया, ए पॉइंट पे मैंने पत्थर मारा था
और बी पॉइंट पे मैंने कागज का टुकड़ा या कागज की बोट रख दी। अगर मैं बी पॉइंट पे उस रखे हुए कागज के टुकड़े को ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या दिखेगा, ये कागज का टुकड़ा जो है ये इस तरह आगे पीछे और ऊपर नीचे मूव हो रहा है। अगर ये कागज का टुकड़ा मूव हो रहा है इसका मतलब इस पे कोई तो भी फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स लगा रहा है इसका मतलब इसमें एनर्जी भी एक्ट हो रही होगी। बट अगर हम इस जगह देखें, सपोज ये पॉइंट है एक्स, अगर हम एक्स पॉइंट पर देखें तो एक्स पॉइंट पर का जो पानी है वो पानी थोड़ी ना यहां जाके मूव हो रहा है, बराबर है। तो इस पे से इस एग्जांपल पर से हम समझ सकते हैं कि वेव किस तरह एक्ट करती है। वेव इस तरह एक्ट करती है कि जिसमें एनर्जी तो फ्लो होती है ए से बी पॉइंट तक। ए पॉइंट पर आपने एनर्जी लगाई, उसके वजह से बी पॉइंट पर भी एनर्जी ट्रांसफर हुई, लेकिन एक्चुअली जो मैटर था, एक्चुअली जो वाटर था, वो वाटर मूव नहीं हुआ। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है वेव का। दोस्तों, हम डेली लाइफ में बहुत तरह की वेव्स देखते हैं। कोई वेव्स हमें आंखों से दिखती है, लेकिन कोई वेव हम आंखों से नहीं देख पाते। कोई वेव हम सुन सकते हैं, लेकिन कोई वेव हम सुन नहीं सकते। इसके एग्जाम्पल देना चाहे तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि एक पॉन्ड में या एक तालाब में हमने पत्थर मारा, उसके वजह से लहरें क्रिएट हुई, तो वो भी वेव्स है। साउंड भी वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसपे मोबाइल एंटेना टावर्स चल रहे हैं, वो भी वेव है। सेस्मिक वेव, भूकंप, ये भी वेव है। तो अगर हमें वेव का स्टडी करना है तो हमें उसे बेसिक टाइप्स में कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो क्या है वेव्स के टाइप? दोस्तों, वेव के बेसिकली 3 टाइप गिरते हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स। तो दोस्तों, वेव्स के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला है मैकेनिकल वेव्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या जिसे हम ईएम वेव्स भी कहते हैं, और तीसरा है मैटर वेव। इसके अलावा 2017 में और एक तरह का अलग वेव डिटेक्ट किया गया जिसका नाम था ग्रेविटेशनल वेव। ग्रेविटेशनल वेव के बारे में हम अगले लेक्चर में और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये बेसिकली 3 तरह के वेव्स है। एक है मैकेनिकल वेव, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और तीसरा है मैटर वेव। तो चलिए एक के बाद एक हम इन तीनों वेव्स के एट्रीब्यूट्स क्या है इसका स्टडी करते हैं। दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट टाइप है मैकेनिकल वेव्स। अब क्या होती है मैकेनिकल वेव्स? अगर हम मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन देखने जाए या वो कैसे प्रोड्यूस होती है ये देखने जाए तो मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होती है जब कोई इलास्टिक मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है या डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। देखिए, these waves can be produced by displacement in the portion of an elastic medium from its mean or normal position। देखिए, मैकेनिकल वेव का पहला एट्रीब्यूट है कि हम मैकेनिकल वेव कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम कोई इलास्टिक मीडियम ले और उसका कोई जो पोर्शन है उसे डिस्प्लेस करें। डिस्प्लेस करना मीन्स हिलाए, है ना, उसके मीन पोजीशन से उसे हम थोड़ी उसमें हलचल पैदा करें, तो हमें जो मिलने वाली वेव होगी वो कौन सी वेव होगी? मैकेनिकल वेव। अब देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि मैकेनिकल वेव कैसे क्रिएट होती है। अब सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि मैकेनिकल वेव प्रोपागेट कैसे होती है। प्रोपागेट होना माना मूव होना, तो मैकेनिकल वेव प्रोपागेट कैसे होती है? द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कॉजेस ऑसिलेशन इन एडजेसेंट लेयर टू ऑसिलेट एट देयर मीन पोजीशन एंड दस मैकेनिकल वेव प्रोपागेट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जब हम कोई मैकेनिकल वेव देखती है ना, उसके अगर एक पोर्शन में ऑसिलेशन क्रिएट होता है तो उसके जो एडजेसेंट माना उसके नजदीक का जो दूसरा लेयर होता है वो भी क्या होने लगता है? इलास्टिक प्रॉपर्टी के वजह से
ऑसिलेट होने लगता है, और जैसे ही ये ऑसिलेशन आगे आगे बढ़ते जाता है, एडजेसेंटली मूव होते जाता है, वैसे वैसे हमारी जो मैकेनिकल वेव में जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और हमारी वेव प्रोपागेट होने लगती है। तो इसमें से हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम मैकेनिकल वेव की थर्ड प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि इट हैव फाइनाइट स्पीड। जो मैकेनिकल वेव्स होती है उनकी स्पीड कैसी होती है, फाइनाइट होती है, उनकी स्पीड हम मेजर कर सकते हैं। और इसमें से हमें मैकेनिकल वेव की फोर्थ प्रॉपर्टी मिलती है। वो फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है कि इट रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपागेट। देखिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसे प्रोपागेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखी जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपागेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसीलिए मैकेनिकल वेव से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह जो हम लाइफ में, डेली लाइफ में मैक्सिमम वेव्स देखते हैं वो मैकेनिकल वेव देखते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या दे सकते हैं, तो मैकेनिकल वेव का सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है साउंड। ठीक है ना, हमारा लेसन ही है साउंड। तो पहली मैकेनिकल वेव कौन सी हो सकती है, तो वो होती है साउंड। साउंड कौन सी मैकेनिकल वेव है, साउंड है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। ठीक है, इसका अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो दूसरा एग्जांपल इसका हो सकता है वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग्स, है ना, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग्स। ठीक है, जो थर्मल एनर्जी भी प्रोपागेट होती है वो भी मैकेनिकल वेव है। तो ये ऐसे हम कोई मैकेनिकल वेव के 2-3 एग्जांपल दे सकते हैं। तो चलिए मैकेनिकल वेव कैसे प्रोपागेट होती है ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो चलिए एक स्ट्रिंग्स है, मैकेनिकल वेव कैसे प्रोड्यूस होती है इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये पॉइंट है ए और बी, है ना। आपने क्या किया, ये ए और बी के बीच में एक ऐसी डोरी बांध दी या एक ऐसी स्ट्रिंग लगा दी। ठीक है, अब अगर हमें मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस करना है तो हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई इलास्टिक मीडियम। तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई, हमारी स्ट्रिंग हो गई इलास्टिक मीडियम। ठीक है, इलास्टिक मीडियम मींस इसके जो मॉलिक्यूल्स है ये अपने मीन पोजीशन से अगर वाइब्रेट हुए तो ये क्या हो गया, रिटर्न अपने मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे। रबर बैंड देखा है ना, वो क्या होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक होना मींस क्या, अगर हम उसे खींचे, है ना, उसे मीन पोजीशन से हम डेविएट करें तो वो क्या कोशिश करता है, अपने जो मीन पोजीशन है, अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है उस पर रिटर्न आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई, हमारी स्ट्रिंग हो गई इलास्टिक मीडियम। अगर हम इस स्ट्रिंग का ये पोर्शन ले, है ना, इसे अपने मीन पोजीशन से डेविएट करना है। मीन पोजीशन से डेविएट करना है मींस इसे सिंपली ऐसा ऊपर मूव करना है। अगर हम इसे ऐसा ऊपर मूव करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये इस तरह से कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसे ऊपर मूव करने की वजह से ये जो एडजेसेंट लेयर है इनमें भी क्या होगा, इन्हें भी चाह होगी ऊपर जाने की, बराबर है, इलास्टिसिटी के वजह से। तो ये पोर्शन भी धीरे धीरे ऐसा ऊपर आने लग जाएगा। अगर हम इसे वापस नीचे छोड़ते हैं या इसे ऐसा फ्लिक करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो क्या होगा, ये इस तरह से नीचे आएगा। और ये जैसे ही नीचे आएगा ये पोर्शन, वैसे ही इसका एडजेसेंट पोर्शन क्या होगा, इसके साथ खींचे चला आएगा, नीचे खींच जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी, ये ऐसी ऑसिलेशन क्रिएट हो गई, है ना, ये इस तरह से हमारे पास ऑसिलेशन क्रिएट हो गई। और ये ऑसिलेशन ही क्या है, ये ऑसिलेशन ही बताते हैं हमारी मैकेनिकल वेव्स को। तो इस तरह से हम मैकेनिकल वेव क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल में क्या हो रहा है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है या हमारा जो डिस्टॉर्शन है ये मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर मूव हो रहा है। ठीक है, हमारी वेव ऐसे मूव हो रही है और हमारा डिस्प्लेसमेंट किस तरह मूव हो रहा है, इस तरह परपेंडिकुलर। एक्स डायरेक्शन में वेव मूव हो रही है और वाई डायरेक्शन में हमारा डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रहा है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखा जाए,
है ना। चलिए अगर हम इस तरह से बार लेते हैं, ठीक है, अगर इस तरह से हम एक आयन बार या कोई भी मेटल का बार लेते हैं, तो हमें पता है कि मेटल के बार में क्या होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं, है ना, बहुत सारे, ठीक है, ऐसे एटम्स की लेयर होती है ना, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इस मेटल बार को हम इस तरह हीट करें, तो अब क्या होगा, देखिए अभी इस एटम के पास देखिए, है ना, जैसे ही हम इस एटम को एनर्जी, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही वो एटम क्या होना शुरू कर देता है, ऑसिलेट होना शुरू कर देता है, अपने पोजीशन पे वाइब्रेट होना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये एटम क्या करेगा, ये एटम इस तरह से वाइब्रेट होना शुरू करेगा, और ये जैसे ही वाइब्रेट होगा अपने मीन पोजीशन पे, वैसे ही वो क्या करेगा, इसका जो एडजेसेंट एटम है, इस एटम को क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा। ये इधर मूव होगा तो वो उसे उस तरफ ढकेलेगा, ये इधर मूव हो गया तो वो उसे अपने तरफ खींचने लगेगा। तो इस तरह से अगर हम सिर्फ इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगी, एनर्जी इस एटम से इस एटम में मूव होगी। किस तरह मूव होगी, किस वजह से मूव होगी, तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज के वजह से मूव होगी। और देखिए क्या होगा, जैसे ही ये एटम वाइब्रेट होने लगेगा, वैसे ही इसके बाजू वाला एटम भी वाइब्रेट होने लगेगा, सिमिलरली इसके बाजू वाला एटम भी वाइब्रेट होने लगेगा, और इस तरह से एक के बाद एक ये सब एटम्स जो है अपने मीन पोजीशन से क्या होने लगेंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे, और हमारी जो वेव है ना, या हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होगी, ए से बी पॉइंट तक मूव होगी। और अगर हमारी एनर्जी मूव होती है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एटम, अभी ये एटम थोड़ी ना उड़ के यहां पर गया, नहीं गया ना, एटम तो अपने जगह पे ही मूव हो रहा है। और अगर ऐसा होता है कि एनर्जी मूव होती है लेकिन एटम मूव नहीं होता, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, वेव। तो ये हमारे वेव का दूसरा एग्जांपल हो सकता है, द हीटिंग ऑफ एन मेटल बार। तो ये हो गई हमारी मैकेनिकल वेव। हमारा दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या इसे हम प्यार से बोलते हैं ईएम वेव्स, है ना, इलेक्ट्रो का ई और मैग्नेटिक का एम, ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, ईएम वेव्स प्रोड्यूस होती है जब हम पीरियोडिक ऑसिलेशंस करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो इसके बारे में हमें डिटेल में चैप्टर नंबर 13 जो है आपका 11th बोर्ड्स का, तो उसमें हमें इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे करते हैं, है ना, उसे मॉडिफाई या मॉड्यूलेट कैसे करते हैं, उसे हम यूज कैसे करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब जनरेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, पीरियोडिक ऑसिलेशंस क्रिएट होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खासियत है कि इट कैन बी फ्लो विद और विदाउट मीडियम, मींस इसे प्रोपागेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये विदाउट मीडियम भी प्रोपागेट कर सकते हैं। और इनका अगर हमें एग्जांपल देना है तो इनका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो इसका सबसे इजी एग्जांपल है लाइट, है ना, जो हमें विजिबल लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसके बाद इसका एग्जांपल हो सकता है रेडियो वेव्स, एक्सरेज, है ना, तो बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ इसके एग्जांपल होते हैं, है ना, एक्सरेज, उसके बाद में रेडियो वेव, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल है दोस्तों। तो अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताना है तो हम क्या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब क्रिएट होती है, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशंस क्रिएट होते हैं। अब ये ऑसिलेशंस कैसे क्रिएट होते हैं, ये ऑसिलेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करें, तब हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशंस क्रिएट होंगे। इसके बारे में डिटेल में हम तो हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है उसमें हम पढ़ेगी। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मूव होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट एनी मीडियम प्रोपागेट कर सकती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो फाइनाइट होती है। तीसरा
दूसरा टाइप है मैटर वेव्स। अब मैटर वेव्स क्या होती है? तो मैटर वेव्स ये क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना है। क्वांटम फिजिक्स जो भी कुछ डिपेंडेंट है या जो भी कुछ फॉर्मुलेट हुआ है वो मैटर वेव इस कंसेप्ट पे जो है वो इवेल्युएट हुआ है। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है। ये पहले किसने फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया? तो दिस इज फर्स्ट टाइम प्रपोज बाय डी ब्रोलाई। डी ब्रोलाई बोलकर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैटर वेव्स का कंसेप्ट प्रपोज किया। अब ये क्या कंसेप्ट है? तो मैटर वेव्स माना क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो जब मोशन में होता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन अ मोशन कैन बी एसोसिएटेड विद अ वेव। वो वेव से हम एसोसिएट कर सकते हैं उसे, और उन वेव्स को हम कहते हैं मैटर वेव्स। जैसे ही आपका मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर आएगा हम मैटर वेव्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि उसकी वेवलेंथ कैसे निकालते हैं और उसे किस तरह हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो वेव्स है उनके जो बेसिक्स है ना, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, टाइम पीरियड हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये जो वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम इसके बाद में पढ़ेंगे। दोस्तों तो हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ वेव कौन सी है। अब हमारे सामने इतनी सारी वेव्स है अलग अलग तरह की, है ना। कुछ मैटर वेव्स है, कुछ मैकेनिकल वेव्स है। तो दोस्तों अभी हमने टाइप्स ऑफ वेव तो देख लिया कि कौन से टाइप्स की वेव होती है ना। अब हम डेली लाइफ में देखते हैं कि इतनी सारी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैटर वेव्स है, कुछ मैकेनिकल वेव्स है, स्ट्रिंग के वजह से भी वेव क्रिएट हो रही है, वाटर में पत्थर डालो तो भी वेव क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन इतने सारे वेव्स का अगर हम स्टडी करने जाएंगे तो कुछ बेसिक चाहिए ना, है ना, कुछ बेस चाहिए। तो अगर हम इन वेव्स का डिटेल में स्टडी करें तो हमें पता लगेगा कि ये जो सब वेव्स है इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है, और जिन कॉमन प्रॉपर्टीज का स्टडी करने की वजह से हमें वेव का स्टडी करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ऐसी पहली कॉमन प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड। तो क्या है एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट in particle of medium through which wave propagates। देखिए हमने देखा कि किस तरह से इलास्टिक मीडियम में या कोई भी मीडियम में ऑसिलेशन क्रिएट होगा तो उसके वजह से वेव जो है वो वेव जनरेट होगी या वेव प्रोपागेट होगी। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड होता है कि जो भी हमारा पार्टिकल है उस मीडियम में, ठीक है, जो मीडियम से हमारा वेव मूव हो रहा है, वो जो भी कोई पार्टिकल है वो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उसके मीन पोजीशन पे, इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, है ना। जब हमने स्ट्रिंग को मूव किया तो हमने स्ट्रिंग इस मैक्सिमम पोजीशन तक उठाई थी और फिर उससे उसे नीचे लाया था, ठीक है। तो इस वजह से इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया ये मैक्सिमम पोजीशन से इस मीन पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हमने सेकंड एग्जांपल देखा था। सेकंड एग्जांपल में क्या हो रहा था, ये जो एटम्स है ये इस तरह से क्या हो रहे थे, वाइब्रेट हो रहे थे, और वाइब्रेशन की वजह से वेव प्रोपागेट हो रही थी, ठीक है। तो इनमें इस वेव में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? तो ये जो हमारा एटम है, ये एटम जहां तक भी मूव करेगा मैक्सिमम मीन पोजीशन से जहां तक भी मूव करेगा वो हमारा हो जाएगा एम्पलीट्यूड। अगर हम एक वेव देखें जिसमें हमारा जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम इस तरह से मूव कर रहा है ना। सपोज ये हमारा पेंडुलम का ये जो मेटल बॉब है ना, ये मेटल बॉब इस तरह से मैक्सिमम मूव कर रहा है।
तो सपोज ये ओ ये मीन पोजीशन है और ओ से वो ए इस मैक्सिमम पोजीशन तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा O टू A। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा इसका एम्पलीट्यूड। तो पहली कॉमन प्रॉपर्टी क्या है या पहली प्रॉपर्टी क्या है वेव की, वो है उसका एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट उसका होता है मीटर, है ना दोस्तों। तो दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है वेवलेंथ। अब क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ का अगर हम मीनिंग देखे जाए तो वेवलेंथ किसे कहा जाता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। अब इसमें हमें समझने की बात है स्टेट ऑफ वाइब्रेशन क्या है ना। ऐसे पार्टिकल्स जिनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम हो। देखिए इसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे, हमारा जो स्ट्रिंग है ना, वो स्ट्रिंग इस तरह से क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है ना। ये स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा तो ही हमारे पास क्या मिलेगी, वेव मिलेगी ना, ठीक है। अब देखिए इसमें ये अलग अलग पार्टिकल्स है, बराबर है, अलग अलग पार्टिकल्स है जो वेव परफॉर्म कर रहे हैं या वेव डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी देखिए ये वाला पॉइंट है पॉइंट ए, बराबर है, और ये वाला पॉइंट है पॉइंट बी। देखिए अब ये पॉइंट का वाइब्रेशन और ये पॉइंट का वाइब्रेशन, इनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, स्टेट मींस स्थिति, वाइब्रेशन जब हो रहा है तब वह वाइब्रेशन की यहां पे स्टेट देखिए, ये कैसा है, ये मैक्सिमम पोजीशन पे है और ये पार्टिकल भी क्या है, मैक्सिमम पोजीशन पे है, बराबर है कि नहीं। मींस इसका और इसका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन कैसा है, सेम है। अगर हम ये पार्टिकल देखे जाए और ये पार्टिकल देखे जाए तो क्या होगा, इनका और इनका डिस्टेंस सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन इसका और इसका जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है ना। ये मीन पोजीशन पे पॉजिटिव मैक्स की तरफ है और ये मीन पोजीशन से नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ है, ठीक है। तो हम वेवलेंथ किसे कह सकते हैं, वेवलेंथ माना दो पार्टिकल जो सेम स्टेट ऑफ डिस्टरबेंस में है, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, उनके बीच में का डिस्टेंस, इसे हम क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। तो यहां पे वेवलेंथ अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो वेवलेंथ क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे हम इस एग्जांपल में, वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये हो जाएगा हमारा वेवलेंथ। और वेवलेंथ की जो ऐसा यूनिट होता है, वेवलेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो कौन सा होता है, मीटर होता है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो मीटर में ही गिनता है, तो इसलिए वेवलेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। दोस्तों वेव की जो तीसरी कॉमन प्रॉपर्टी है या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है पीरियड, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। टी मींस टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड किसे कहा जाता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन फुल वाइब्रेशन इन द मीडियम इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है। और उसका ऐसा यूनिट है सेकेंड। देखिए हमारी स्ट्रिंग मूव हो रही है ना, अभी ये जो पार्टिकल है ये जब अपने मीन पोजीशन पे था, ठीक है, इससे ये अपने मैक्सिमम पोजीशन पे गया, ठीक है, उसके बाद में ये फिर से अपने मीन पोजीशन पे आया, फिर से वो नेगेटिव मैक्सिमम पोजीशन पे गया और फिर से अपने मीन पोजीशन पे आया। इसका मतलब इस पार्टिकल को वाइब्रेट होने के लिए लगने वाला जो टाइम है इसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड बाय दिस पार्टिकल टू गो टू द पॉजिटिव मैक्सिमम, come to the mean position, again go to the negative maximum and then again come to the mean position is known as time period। और टाइम पीरियड, टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो तो सेकंड है, इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ पीरियड क्या होगा, सेकंड होगा। दोस्तों वेव की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है डबल पीरियोडिसिटी। कौन सी है, डबल पीरियोडिसिटी। अब डबल पीरियोडिसिटी में ये जो पीरियड
पीरियोडिसिटी ये जो कंसेप्ट है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी मींस रिपीटेशन आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद होने वाले रिपीटेशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। कोई चीज पीरियोडिक है इसका मतलब वो रिपीट होती है आफ्टर अ सर्टेन टाइम। अगर हम वेव के पास देखा जाए, अगर हम वेव का कोई एक सेक्शन कंसिडर करें, है ना, या ये ऐसी एक वेव है, इसका हम सेक्शन A to B ऐसा अगर हमने सपोज कंसिडर किया, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T था, है ना, टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T था, मीन्स टाइम पीरियड था, तब ये वेव की पोजीशन इस तरह थी, है ना। सपोज पार्टिकल A ये मैक्सिमम पोजीशन पे था, पार्टिकल B ये नेगेटिव मैक्सिमम पोजीशन पे था, और पार्टिकल C ये पॉजिटिव मैक्सिमम पोजीशन पे था, बराबर है। आफ्टर टाइम 2t, आफ्टर टाइम 2t मीन्स जब ये टाइम का हम डबल करेंगे तब भी हमें क्या ऑब्जर्व होगा? तब भी हमें ये ऑब्जर्व होगा कि ये देखिए, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक टाइम पीरियड के बाद या इतने टाइम में क्या करेगा? अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। इसका मतलब ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल पहले मीन पोजीशन पे जाएगा, फिर मैक्सिमम नेगेटिव पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, और फिर पॉजिटिव मैक्सिमम पोजीशन पे आएगा, बराबर है। मीन्स ये पार्टिकल आफ्टर टाइम पीरियड t नीचे जाकर वापस अपने पोजीशन पे आएगा। जैसे ये पार्टिकल A मूव कर रहा है वैसा पार्टिकल B भी मूव कर रहा है, वैसा पार्टिकल C भी मूव कर रहा है। ऐसा हर पार्टिकल इस वेव में का हर पार्टिकल या इस मीडियम में का हर पार्टिकल मूव कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या दिखेगा? हमें ऐसा दिखेगा कि आफ्टर टाइम t या हर t टाइम इंटरवल के बाद ये जो वेव है ये खुद को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि वेव इज पीरियोडिक इन टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वेव इज पीरियोडिक इन स्पेस ऑल्सो। अब स्पेस में पीरियोडिक होना इसे हम कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, अभी हमने एक सेक्शन लिया, बराबर है कि नहीं? यह है एक वेवलेंथ का सेक्शन, ठीक है। अभी ऑब्जर्व कीजिए, ये A से वेवलेंथ, एक वेवलेंथ इतने डिस्टेंस पे पॉइंट C है, बराबर है, और B से भी एक वेवलेंथ इतने डिस्टेंस पे कोई पॉइंट D होगा, बराबर है ना, कोई पॉइंट D होगा। सपोज मैं इसे कंसीडर नहीं करता ये पोर्शन को, और मैं इसे कंसीडर करता हूं, तो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन आर एग्जैक्टली सिमिलर। ये और ये दोनों भी जो सेक्शन है वो एग्जैक्टली सिमिलर दिखते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दोनों सेक्शन एक दूसरे को क्या करते हैं? खुद को ही रिपीट करते जाते हैं। देखिए, ये सेक्शन खुद को रिपीट करके ये सेक्शन बनाता है, ये सेक्शन फिर खुद को रिपीट करके ये वाला सेक्शन बनाता है, और इसी तरह स्पेस में भी जो वेव होती है वो क्या करती जाती है? खुद को रिपीट करते जाती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि वेव इज पीरियोडिक इन स्पेस ऑल्सो। तो वेव डबल पीरियोडिसिटी हमें बताती है, एक माना पीरियोडिक इन टाइम और दूसरा माना पीरियोडिक इन स्पेस। दोस्तों, वेव की जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है एक सेकेंड में जो पार्टिकल वेव परफॉर्म कर रहा है, जिस पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से वेव परफॉर्म हो रही है, वेव जनरेट हो रही है, वो पार्टिकल एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन करता है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन performed by a particle in 1 second is known as frequency। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस पर से आपके पास एक छोटी सी आइडेंटिटी आती है, वो क्या आती है कि फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, बराबर है ना, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। तो इस पर भी आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या?
कि 1 सेकेंड में पार्टिकल कितने वाइब्रेशन परफॉर्म करता है। दोस्तों वेव की जो 6th प्रॉपर्टी है वो है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है ये आप तो आपके चैप्टर नंबर 3 में पढ़ ही चुके हो कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन पर यूनिट टाइम। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होती है कि एक टिपिकल टाइम में या एक यूनिट टाइम में हमारी जो वेव है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम, इसे हम क्या कहते हैं, वेव की वेलोसिटी। अभी एक मींस इस पे से हम एक डेरिवेशन तैयार कर सकते हैं छोटा सा। वो डेरिवेशन हम कैसे तैयार करेंगे कि हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है ना। टाइम पीरियड होता है कि एक जो पार्टिकल है हमारा उसे एक वाइब्रेशन क्रिएट करने में या वाइब्रेशन परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इस पे से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल यहाँ जाकर फिर अपने पोजीशन पे आएगा और फिर मैक्सिमम जाकर फिर अपने पोजीशन पे आएगा। ये पार्टिकल एक वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। उतने में हमारी वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उतने में हमारी जो वेव है वो उसके वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर करेगी। बराबर है कि नहीं। ये हमारा जो पार्टिकल है ये ऐसा मैक्सिमम पोजीशन पे गया फिर अपना मिनिमम पोजीशन मींस 0 पे आया फिर अपना मिनिमम पोजीशन पे गया। उतने देर में जो हमारी वेव होती है वो वेव कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो देखिए वो उस उतने टाइम में हमारी जो वेव होती है वो उसके वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर कर लेती है। बराबर है कि नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, ड्यूरिंग टाइम पीरियड टी वेव कवर्ड वेवलेंथ डिस्टेंस, है ना। अगर वेवलेंथ डिस्टेंस हमारा लैम्डा होगा तो हम वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी इज डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बराबर है, v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, है ना। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। अभी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 1 ओवर टी इक्वल्स टू n। तो अगर हम ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला में अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू n लैम्डा। देखिए अगर हमें वेव की फ्रीक्वेंसी पता हो n और हमें उसकी वेवलेंथ पता हो लैम्डा तो हमें उसकी वेलोसिटी पता चल सकती है। ये हो गई वेलोसिटी का मतलब लैम्डा ओवर टी या वेवलेंथ पर यूनिट टाइम। दोस्तों तो अभी हमारे पास एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू n लैम्डा और इट इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टाइम, ठीक है। बट ये हमें समझने की जरूरत है कि ये इक्वेशन कब वैलिड है। ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब हमारा जो मीडियम है वो सेम रहे, ठीक है। अगर हमारा मीडियम सेम है तो ही हमारी वेलोसिटी ये n लैम्डा के इक्वल होगी। अगर हमारा मीडियम चेंज होता है, सपोज ये ऐसा एक मीडियम है ना, वाटर और ये है एयर, ठीक है। ऐसे दो बॉक्स में दो मीडियम है। अगर हमारी वेव इस तरह से पास होती है, ठीक है, तो इस सिचुएशन पे हमारा ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। विद इन द मीडियम ही हमारा ये जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू n लैम्डा ये वैलिड होता है। अगर हमारा मीडियम चेंज हो जाए तो उसके लिए जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ द वेव इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। हमारी जो वेव है उसकी वेलोसिटी डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। तो ये बात हमें समझ के लेना बहुत जरूरी है। ये तो हो गई आपकी वेव की बेसिक प्रॉपर्टीज। अब और एक प्रॉपर्टी बची है फेज डिफरेंस और स्पेस डिफरेंस। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हम अपने अगले लेक्चर में सीखेंगे और उसी के साथ सीखेंगे कि जो मैकेनिकल वेव होती है उसे प्रोपागेट होने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है या मैकेनिकल वेव कैसे प्रोपागेट करती है। उसी के साथ हम आगे सीखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
परिवर्तन ऐप को डाउनलोड करिए और आपके जो भी सुझाव है वो कमेंट में देकर बताइए कि हम हमारा कंटेंट और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.